स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन फोटोनिक्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है जो इस तरह का ऊट-पटांग चीज़ चाहिए कि फोटोनिक्स भी चाहिए और सिलिकॉन भी चाहिए। तो बात है कि हम लोग आज की दुनिया में हाइपर स्केलर कुछ ज़्यादा बनाने लगे हैं। हाइपर स्केलर ये होता है कि एक समझिए एक यूनिट है, वो यूनिट को सेल किया जा रहा है। उस यूनिट के अंदर आप अपना वर्चुअल यूनिट बनाते हैं और उसमें आप कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको कितना कंप्यूट हॉर्स पावर चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ एआई रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटेशन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, कंप्यूट ले लीजिए। मेमोरी बहुत बड़ा डेटा सेट के साथ नहीं काम कर रहे हैं, छोटा ले लीजिए। या उल्टा भी हो सकता है, नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा है, रैम भी समझ लीजिए ऑप्शनल के तौर पर मिलता है। नेटवर्किंग की यानी कितने दूसरे नोड से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज कितना टेराबाइट चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स होगा, कंप्यूट वो ज़्यादा चाहेगा, मेमोरी कम चाहेगा, नेटवर्किंग काफ़ी चाहेगा, ठीक ठाक चाहेगा, स्टोरेज लेकिन बम चाहिए भैया, स्टोरेज बम चाहिए। तो ये समझ, इसे हाइपर स्केलर्स कहते हैं। और ये लोग है कि डिमांड के हिसाब से कस्टमर को सर्विस दे देते हैं। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स का कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, देखते देखते वो बोलता है भैया हमें नेटवर्किंग का डिमांड चाहिए। बोला कोई टेंशन नहीं जी, नॉब घुमाएंगे, बम नेटवर्क बढ़ जाएगा, आराम से आप सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हाइपर स्केलर है। आज के टाइम में ये सब बढ़ते ही जा रहा है। पहले AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज धीरे धीरे आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया, गूगल भी आ गया, फेसबुक भी आ गया। अभी बहुत सारे ये हाइपर स्केलर्स हैं, अलीबाबा भी इसमें आता है। और ये सब के डेटा सेंटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। उसका आपको फोटो भी ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। ये सब नेशनल सिक्योरिटी लेवल की चीज़ हो गई है। तो बात ये समझिए बहुत बड़ा होता है, मतलब 4 या 5 फुटबॉल फील्ड के साइज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब बात है कि इनके अंदर जो डेटा ट्रैवल कर रहा है, मतलब ए टू बी जो डेटा ट्रैवल हो रहा है, सर्वर के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर का नहीं, वो इतना ज़्यादा होता है कि मतलब अगर आप पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साइड रख दीजिए, मतलब इंटरनेट जो पब्लिक यूज़ कर रही है, कि मतलब कंपनीज यूज़ कर रही है, पब्लिक यूज़ कर रही है, इंटरप्राइज यूज़ कर रही है, वर्सेस जो अंदर में यूज़ हो रहा है, वो ज़्यादा है। और ऐसा ही कॉमनली आप समझ भी सकते हो कि आपके कंप्यूटर में आप सोचते हो कहाँ से डेटा आता है, इंटरनेट से। नहीं, अगर आप कंप्यूटर का सारे जगह पे ऑसिलोस्कोप लगा के देखिएगा तो इंटरनेट से सबसे कम आ रहा है। आपका डेटा हार्ड ड्राइव से कितना स्पीड से निकल रहा है, आपका डेटा रैम और प्रोसेसर के बीच में देखिएगा कितना ज़्यादा तेज होता है। यहाँ पे आप हर चीज़ को अलग अलग करके रखे हो, तो ऑब्वियसली आपको इंटरनल बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत 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 ज़्यादा चाहिए। तो हिसाब ये समझिए कि ये जितना डेटा थ्रूपुट इन ये मतलब हाइपर स्केलर्स के अंदर रहता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और तभी वो दे सकते हैं, क्योंकि आप सोच लीजिए कि मेमोरी अगर आपको कोई सर्विस के तौर पे दे रहा है कि भैया हम आपका रैम बढ़ा सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कितना बैंडविड्थ होना चाहिए, रैम आपका बढ़ भी जाए कि लेटेंसी के कारण ये बस सिस्टम ना क्रैश करने लगे। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब का ग्रोथ जो होने लगा है आजकल, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा भाग गया है। और इनको बाहर से जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, उनका पाइपलाइन सेट है। अंदर में ही ये लिमिट बन जा रहा है कि भैया हम और अपने आप को एफिशिएंट नहीं बना पा रहे, और लेटेंसी घटा नहीं पा रहे, और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या गंभीर हो रहा है। समझ रहे हैं, बड़े-बड़े जिनका पॉकेट बहुत ज़्यादा गहरा है, उनको दिक्कत हो रहा है। तो करंटली वो लोग करते क्या है? क्योंकि है कंपनी है, अमेज़न वेब सर्विसेज़ हैं, ये सब कंपनी है, तो करती क्या है? करंटली ये रहता है कि बहुत सारा रैक लगाते हैं, बहुत सारा ऑब्वियसली, और उसको बेस्ट फाइबर टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है मार्केट में, उससे चलाती हैं, जो बेस्ट फाइबर है। मतलब एकदम कॉपर एकदम कम इस्तेमाल होता है, ये यूज़ करते हैं। और जनरली ये लोग इसका करते हैं हाई डेंसिटी QSFP स्विच। यानी कि आप ये समझिए QSF पोर्ट जो है, उससे अगर आपको कोई 100 जीबीपीएस का लिंक निकालने दे दे, कोई बड़ी बात नहीं। 200, 400, 800, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब बात है कि मतलब आपका ब्लेड है, ठीक है? एक ब्लेड में आपका प्रोसेसर है, रैम है, डेटा स्टोरेज है, या एक ठो आपका NAS है, यूनिट है, उसमें आपका लिंक है। वहाँ पे दिक्कत नहीं होता। दिक्कत तब होता है जब ये QSFP पोर्ट्स को आप खूब सारा एक कोंचने लगते हैं। यानी कि ऐसे करना था, यानी कि स्विचेस में जिसका काम होगा कि हम ये सारे रैक्स को जोड़ सकें, उसकी बैंड बजने लगती है कि वो उतना डेंसिटी दे नहीं पाता है। तो बहुत सारा ट्रांसीवर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सब आप जो देख रहे हैं, जनरली आपको ऐसे पोर्ट्स दिए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं QSFP पोर्ट, उसमें आपको ट्रांसीवर लगाना होता है। आपको ऐसे ये दिए जाएंगे, उसमें आपको ट्रांसीवर कच कच कुच के ये होता है, ट्रांसीवर डालना पड़ता है। अब बात होता है कि इससे हीट बहुत बनता है, क्योंकि ये ट्रांसीवर के अंदर बहुत चीज़ है। जैसे कि मतलब समझिए, पहला तो ये डेटा कम्युनिकेट कर रहा है। अब जितना जीपीएस का खरीदें उतना तो डेटा इसको बढ़ाना पड़ेगा, प्लस उतना डेटा को इसे मॉड्यूलेट करके फोटॉन्स के माध्यम से बाहर निकालना, यानी इसका जो लेजर है उतना स्पीड से ब्लिंक कर सके और डेटा बाहर भेज सके। चलो ठीक है, प्लस उधर डायोड भी होना चाहिए, जो फोटो डायोड हो, जो उसका रिसीव भी कर सके डेटा। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इस छोटे से इतनी सिम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है। तो उसका साइड इफेक्ट है हीट और पावर ड्रॉप बहुत होता है, बहुत बिजली खाता है और पावर भी बढ़ा देता है। और पावर ड्रॉप डबल भागता है, क्योंकि आप समझ लीजिए आप इसमें जो पावर डाल रहे हो वो तो डाल ही रहे हैं, लेकिन एंड में हो क्या रहा है, आपका सारा एनर्जी घूम फिर के, मतलब थोड़ा सा एनर्जी फोटोन के माध्यम से निकल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी, इसीलिए हीट सिंक्स पे इतना मेहनत किया जाता है। मेजॉरिटी हीट अभी भी आपका निकल रहा है, मतलब समझिए जस्ट रॉ हीट, तो आपका कूलिंग कॉस्ट भागने लगता है।
तो ये सब समझिए कि जनरली था कि जब तक हम लोग 100 जीबीपीएस पर लिंक से नीचे थे, यानी कि एक यूएसएफ पोर्ट अगर 100 जीबीपीएस से नीचे चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप 200 पे आने लगे, 100 भी एकदम अपर लिमिट है कि भैया उसका रैक डेंसिटी आपका कम होने लगेगा, क्योंकि स्विचेस को भी तो ठंडा रखना है, उनके भी एसिक्स को संभालना पड़ता है। तो वो लोग मतलब 100 टू 200 आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। लेकिन बात है कि 200 से ज़्यादा अगर आप पुश करना चाहिए, जो कि हाइपर स्केलर में सब लोग मांग रहे हैं कि हमें 400 दो, 800 दो और टेराबाइट्स में चाहिए उनको, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? बात है कि अब पीसीबी का फिजिक्स मना कर रहा है। बोले पीसीबी को क्या दिक्कत है? बात है पीसीबी में कॉपर होता है, कॉपर में आप सिग्नल भेजेंगे तो अटेन्यूएट करता है, हीट में बदलता है, तो उसका एक लिमिट है कि आप कितना स्पीड से उसमें सिग्नल भेज सकते हैं जो क्लीनली दूसरी तरफ पहुंच सके। उसका एक लिमिट है, नहीं जाए आप बहुत ज़्यादा स्पीड से करेंगे। और ये दिक्कत आपको वहाँ नहीं होगा, रिसिपिएंट एंड में स्विचेस को होगा। क्यों? क्योंकि स्विचेस के पास बहुत सारा डेंसिटी है, उसके पास ऐसा नहीं कि अच्छा ये पीसीबी लाइन है बहुत बढ़िया से बना दो, मोटा मोटा एकदम तगड़ा कर दो, या ये लाइन बहुत पतला बना दो ताकि इसका ये क्या बोलते हैं एसी इंडक्शन उतना दिमाग ना खराब करे। बहुत सारा ये समझ लिए पीसीबी लेवल का इंजीनियरिंग लगता है। वो अब लिमिट पे आ गया कि भैया हम और ज़्यादा जोर लगा ही नहीं सकते, हम और कुछ कर ही नहीं सकते। तो करंट यही समस्या है कि हम लोग जितना हाइपर स्केलर बना सकते थे बना दिया, और वो अब उस जगह पे आ रहा है कि भैया और जोर वो नहीं लगा सकते, जबकि डिमांड भागे जा रहा है। तो आइडिया क्या है? आइडिया किसी को ये आया कि अगर डिस्टेंट जो चिप है, जो चिप के अंदर डेटा स्पीड टेराबाइट्स पर सेकंड पे चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर चिप और फाइबर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का दूरी को अगर आप कम करते हैं, यानी कि करंटली क्या होता है कि आपका जो स्विच है उसमें एक बहुत बम प्रोसेसर है, वो आराम से डेटा प्रोसेस कर लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात है वो प्रोसेसर बड़ा सा पीसीबी में लगता है, वो पीसीबी में कॉपर के ट्रेसेस है, वो ट्रेसेस जाता है मतलब बहुत सारा और सब आईसी भी लग सकता है जिसमें टाइम सिंक करने वाला हो सकता है। फिर वो जाता है फेस प्लेट पे जिसमें आपका सॉकेट आप डालते हो, यूएसएफपी पोर्ट पहुंचते हो। अब उसके अंदर अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, कॉपर का सिस्टम होता है, फिर वो फोटॉन्स बनाता है, फिर वो समझे बहुत लंबा रास्ता है। तो इसको इतना छोटा कर दिया जाए कि वो डायरेक्ट चिप फोटॉन्स, काम खत्म सर। चिप फोटॉन रास्ता है, पीसीबी उसी वाला नहीं, हटाइए सर। आईसी है, आईसी से मेरा डायरेक्ट लाइट आउटपुट निकल रहा है। तो ये करने का आइडिया किया गया। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि बिजली बहुत बचेगी, क्योंकि फिजिकल दूरी जितना आप कम रखेंगे ऑब्वियसली बिजली बचेगी। दूसरा हीट कम प्रोड्यूस होगा और इंक्रीज डेंसिटी, यानी कि अब जो आप एक पोर्ट बनाएंगे ये एक मतलब 1 यू यूनिट में कितना आप डाल सकते हैं, आराम से ये 800 जीबीपीएस तक पहुंच सकता है या टेराबिट्स पर सेकंड तक पहुंच सकता है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अब आपका फाइबर कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट नेटवर्क एसिक्स पे जा रहा है। एसिक्स मतलब ये कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आपका मतलब आप प्रोसेसर खरीद रहे हो, चाहे एएमडी हो चाहे इंटेल हो, वो सब जनरल पर्पस होता है। एसिक्स होते हैं मतलब उसी तरह का प्रोसेसर बट एक काम के लिए बनाया गया, तो वो बहुत इफिशियंट होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं। तो एसिक बनाया जाता है ये सब के लिए। जैसे आप डेल है, सिस्को है, ये सब क्या बनाते हैं? एसिक्स बनाते हैं नेटवर्क का जो बम रहता है। तो वो सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बात है कि उसको बनाएं, उसे लगाएं, उसको लगाने के बाद आप पीसीबी में नौटंकी करें, वहीं पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहीं पे आपका ही वेस्ट हीट जनरेट हो रहा है, वहीं पे आपका लिमिटेशंस आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट फाइबर वहां से निकाल पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपका वही समझिए कॉपर का स्पीड लिमिटेशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉपर को अगर कोई बोलता है ना एक पीसीबी कार्ड में आप करो, कर लीजिएगा, बोल देगा कि यहाँ पे 400-500 पोर्ट्स डालो, बोलेगा नहीं भाई पीसीबी उतना 18-19 लेयर का लगाने के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि आपका कॉपर का जो स्पीड का लिमिटेशन है और थर्मल का लिमिटेशन है, वो दोनों से आप आज़ाद हो जा रहे हैं, और स्पीड और लेटेंसी दोनों इंप्रूव हो जाता है। सेम एसिक मतलब यही एसिक आप उठा के डालिए कॉपर वाले सिस्टम में, और यही एसिक उठा के डालिए सिलिकॉन सिस्टम में, आपका सिलिकॉन सिस्टम में ज़्यादा एफिशिएंट आएगा। और जितने कम पार्ट्स होते हैं रिलायबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब स्विच बहुत ख़राब होता है। और समझ रहे थे भूंजने वाला हीट में आप इसको चला रहे हो तो बहुत दिक्कत होता है। और ये समझिए कि अगर आप चाहें, जैसे आप बोल दोगे कि ठीक है चलिए इससे सिलिकॉन निकल गया, अब मान लीजिए इसको लॉन्ग रेंज कम्युनिकेट करना है, कैसे करेगा? ऑब्वियसली उस आईसी में कितना पावर होगा कि वो इतना बहुत हाई पावर का लेजर चला सके, नहीं चला पाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपके पास लाइट आउटपुट आ रहा है, तो लाइट को लाइट के माध्यम से एम्पलीफाई किया जा सकता है। इसीलिए हमारा अंडर सी फाइबर कम्युनिकेशन चलता है। क्यों? क्योंकि फोटोन को हम लोग एक मतलब समझिए एक इग्नाइटेड मटेरियल में डाल सकते हैं जो उसे बूस्ट कर देता है। मतलब कि सिग्नल अपने आप बूस्ट हो रहा है, फोटोन से वो चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग पहले करते थे, फोटोन गया, कंप्यूटर उसको रीड करता था, फोटोन को इलेक्ट्रॉन में बदलते थे, इलेक्ट्रॉन से फिर से री इमिट करते थे। तो ऐसे करके पुराने फाइबर ऑप्टिक चलते थे। मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक, फाइबर आया, लाइट है, लाइट का पल्स गया, वो कॉइल में गया, कॉइल इग्नाइट कर दिया उसको, फिर से हाई पल्स में बढ़ गया, वो बीच में चेंज हुआ ही नहीं। तो लेटेंसी बहुत कम रहती है। तो आप जो फाइबर निकाल रहे हैं उसका पावर आउटपुट जो है वो आपके लिए उतना बड़ा समस्या नहीं होगा। पहली बात, आपका पावर आउटपुट उतना बड़ा दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि स्टेप्स कम है। जितना कम स्टेप्स मतलब जितनी बार टर्मिनेशंस आपके जितना कम होगा उतना ज़्यादा दूर जा पाएगा, कम वाटेज के बाद भी। किसी भी फाइबर इंजीनियर से पूछ लीजिए कि टर्मिनेशन कितना एनर्जी वेस्ट करता है वर्सेस कितना किलोमीटर तक आ जा सकते हैं अगर टर्मिनेशन हटाते जाएं।
टर्मिनेशन बहुत वेस्ट करता है। तो अगर आपका डायरेक्ट टर्मिनेशन ही एकदम ऑन स्पॉट कम कर दे रहे हैं, तब तो बहुत दूर जा सकते हैं आप। तो वही समझिए, ऑप्टिकल टू ऑप्टिकल बूस्टर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हो तो इससे मतलब कई किलोमीटर तक आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका कभी भी मतलब फोटोन का सिग्नल तो फोटोन का स्टेट से चेंज नहीं होगा। तो आइडिया ये है। तो बात करते हैं इसका डिप्लॉयमेंट कब से हो रहा है तो या डेवलपमेंट है, तो ये समझिए 1970 में लोगों को समझ में आ गया था ये करना है। हाँ, उतना पहले मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो आप और हम आज देख रहे हैं ना, वो सब बहुत साल पहले से बन रहा था। और आज जो लैब में है वो आज नहीं आने वाला, कल भी नहीं आने वाला, वो 20-30 साल बाद आएगा। ये हम लोग कई बार टेक्नोलॉजी को जब आप ढंग से पढ़ाई करोगे तब समझ अरे बाप रे, इतना पहले से इसका मेहनत किया हुआ था। तो ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे कोई बड़ी नहीं हो। फाइबर 1970 में सबको समझ में आया था। डेटा का मैथमेटिक्स जो न्यूरल नेटवर्क करते हैं बहुत पहले है। मतलब अगर आप एक टीवी शो देखते होंगे स्टार ट्रैक, देखिए उसका नेक्स्ट जनरेशन रिलीज किया था, उसमें वर्ड वो लोग बार बार यूज़ कर रहे थे न्यूरल नेटवर्क बराबर। देखिए बाप रे, उस टाइम से उनको पता था, क्योंकि मतलब जो MIT जो आप सुनते बार बार, वो लोग यही सब चीज़ पे काम कर रहे थे। तो 1970 से कर रहे थे। इंटेल खुद ही 20 साल से कर रहा है। मैंने नीचे इंटेल का प्रेजेंटेशन दिया है, उसमें इंटेल का जो बंदा मतलब जो अभी CEO के पोस्ट पे है, वो खुद ही बता रहा है कि वो 20 साल पहले, पुरानी वीडियो है, 2000 की वीडियो है, उसमें दिखा लाइक इंटेल इस पर फोकस करेगा, हमारा ये फ्यूचर होना है। 20 साल बाद वो स्टेज पे आके दिखा रहा है कि अब हमारा रेडी हुआ। तो समझ ली कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था कि जो IC से डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, ऐसा नहीं हुआ डायरेक्ट, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो पहले क्या किया गया, सिलिकॉन फोटोनिक्स ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स इंटेल ने खुद रिलीज किया। तो बोले इसमें और नॉर्मल वाले में क्या बात है, बात है कि इसमें पिगटेल वाला सिस्टम इस्तेमाल करने लगे, यानी कि जो लाइट का रिक्वायरमेंट है वो कम कर दिया है। ये मतलब समझिए टेस्टिंग टेक्नोलॉजी थी। मतलब ज़्यादा स्पीड का बूस्ट नहीं है, लेकिन इतना आ गया कि फेसबुक खरीदने लगा। फेसबुक खरीदता है तो कितना खरीदता है, कुछ मिलियन पीस खरीद लिया। तो मतलब समझिए इंटेल का ये पहला प्रोडक्ट था जो एक्चुअली पब्लिक को बेचा। और इसी टाइम के आसपास आप ये समझिए इंटेल थंडरबोल्ट को ट्राई कर रहा था ना, कि थंडरबोल्ट होगा आपका, उसमें सिर्फ पावर लाइन्स होंगे और डेटा लाइन ऑप्टिकल होगा। इसी सब टेक्नोलॉजी के टाइम में वो चल रहे थे। तो ये मतलब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा, मतलब कि हम कम पावर में कम हीट वेस्ट हीट बना के आपका सेम डेटा थ्रूपुट देंगे या ज़्यादा डेटा थ्रूपुट देंगे। तो ये सक्सेसफुल रहा। ये मतलब उन्होंने समझिए टेक्नोलॉजी को प्रूफ कर दिया। अब उसके बाद पिगटेल्स में आए। ये मतलब समझिए 2 साल पहले तक आ रहा था कि इंटेल का आप ऐसा ऐसे लीजिए, उससे पिगटेल्स निकलेंगे। पिगटेल्स को आप सॉकेट्स में लगा दीजिएगा, ये होगा। साइड इफेक्ट की पिगटेल अगर टूटा, काम खत्म, पोर्ट्स तो है नहीं, वो पिगटेल है, मतलब कि वहाँ पे उसको सोल्डर करके फाइनल पीसी आपको दिया जाएगा। ये था सेकंड जनरेशन समझ लीजिए। थर्ड जनरेशन जो अब लॉन्च हो रहा है वो ये है कि यानी आपका ये IC है, IC में ही सॉकेट दिया हुआ है। ये सॉकेट डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि समझ लीजिए पहली बात बहुत मिनिएचर लेवल का आप बात कर रहे हो, प्लस फाइबर को ऐसे अलाइन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग जियो फाइबर लगाते हैं, बहुत मुश्किल है फाइबर को अलाइन करना। और उसके लिए आप ऐसा जैक बनाओ जो इतना छोटा भी हो और उसके अंदर प्लस एक फाइबर नहीं है, बाय द वे 8 फाइबर है। तो 8 फाइबर को उतना प्रिसाइसली अलाइन करना, जैक कर पाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सॉल्व कर लिया। तो ये समझिए 3 स्टेप में आए। पहला आइडिया प्रूफ करो, ठीक है, आइडिया प्रूफ हो गया। दूसरा पिगटेल वाला करके ये लोग डेवलप कर। कोरोना के चलते ये उतना ग्रोथ नहीं कर पाया, और लेकिन लैब्स वाले तो बैकग्राउंड में काम कर ही रहे थे, तो बाद में अब ये डायरेक्ट उतार दिया। तो ये डेटा सेंटर अब जल्दी आने लगेगा। मतलब क्योंकि ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंटेल ही कर रहा है, मैंने बहुत सारी और कंपनी का भी दे दिया है। तो समझिए गाड़ी खुल चुकी है। और ये समझिए बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज कर रहा है। जैसे SSD जो था आया था उसमें है फैंसी टेक्नोलॉजी ना, देखते देखते अब हर कोई यूज़ करने लगा। वैसे ही समझिए ये भी है। ये सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है, तो क्या होगा, आप बस फाइबर को नज़दीक करते रहो, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा उससे। अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, और बाद में देखते देखते अच्छा बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो इसका डिप्लॉयमेंट धीरे 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 हुआ। अब बात करते हैं भविष्य में क्या हुआ। तो यहाँ पे ये समझिए कि सुनने में बहुत छोटा लग सकता है कि बस आप फाइबर का डिस्टेंस घटा रहे हो, बना रहे हो, लेकिन जो इसका आउटपुट है कि अरे आपका ये 1U में 5 किलोवाट का बिजली लग रहा था और सिर्फ 1 टेराबाइट पर सेकंड कर रहे थे, अब वो 1 किलोवाट खा रहा है और 10 टेराबाइट पर सेकंड को हैंडल कर पा रहा है। तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। हाइपर स्केलर और बड़े हो जाएंगे, और उससे समझिए और नई नई सर्विसेज आने लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें सोचिए ना कि फाइबर का डेवलपमेंट हुआ तभी तो जियो फाइबर आया, फाइबर का डेवलपमेंट तभी तो एयरटेल एक्सट्रीम आया, तभी तो हर जगह इंटरनेट मिलेगा, तभी तो आपके मोबाइल टावर्स कनेक्टेड हुए। मोबाइल टावर जनरली फाइबर से कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो अगर वो जो 5G वाला सिस्टम लेके मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना फाइबर होता है। कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर बहुत दूर है, फाइबर बिछाने का कोई खर्चा नहीं देना चाहता तो वही करेंगे, वायरलेस ट्रांसमिशन करेंगे। लेकिन शहर के वाले में कीजिएगा तो फाइबर ही करना पड़ता है। तो वही समझिए। और ये फाउंडेशन फोटोनिक्स से कर रहा है, क्योंकि फोटोनिक्स का आइडिया ये है ना कि आप अभी भी सिलिकॉन में आ ही क्यों रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिकली फोटॉन्स को इलेक्ट्रिकली में क्यों बदल रहे हो, डायरेक्ट फोटोन पे ही प्रोसेसिंग करो। तो उसका फायदा होगा, स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम लोग गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज। अब इमेजिन कीजिए कि आपके कल का प्रोसेसर टेराहर्ट्ज में चला जाए, गीगा नहीं टेराहर्ट्ज।
कुछ ज़ीरोज़ का अंतर है, मतलब कई गुना फ़ास्ट है, 10 गुना नहीं 100 गुना फ़ास्ट हो जाएगा। साइड इफ़ेक्ट साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि जैसे आपका सिलिकॉन जो है वो बहुत छोटा कर सकते हैं, वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन का होता है, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ उतने छोटे पे चल जाइए, हर चीज़ टिकड़म हो जाता है। तो उसका जनरली कहा जाता है वेवलेंथ काफ़ी छोटा बना देता है, और बहुत छोटा बनाएँगे तो इलेक्ट्रॉन नौटंकी करने लगता है। जैसे आपने गेट बोला, नहीं तुम इधर से नहीं जाओगे, इलेक्ट्रॉन बोलता है लॉल, क्वांटम टनलिंग कर देता है वो इधर से उधर। तो वही बोला कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ काफ़ी छोटा है, लाइट का उतना छोटा नहीं है, लाइट का तो आप पढ़ते हैं 150 नैनोमीटर्स। तो साइड इफेक्ट है कि अगर फोटोनिक्स का डायरेक्ट बनाए कि प्रोसेसिंग, डेटा क्रंचिंग डायरेक्ट वो फोटोनिक्स का करे, प्रोसेसर बड़ा हो जाएगा, मतलब साइज जो है आपका बड़ा हो जाएगा। बेनिफिट स्पीड है, तो जहाँ पे स्पीड की कीमत होगी वहाँ पे धीरे धीरे आने लगेगा फोटोनिक्स। वही समझ लिया कि आइडिया ये है कि हर चीज़ घूम फिर के फोटोन्स पे चल रहा है, तो क्यों ना फोटोन से प्रोसेस भी कर लो, और इसके काफ़ी सारे काम बैकग्राउंड में होने लगे हैं। और क्या पता कल को अगर ये जो कनेक्टर इन्होंने डेवलप किया है अगर सक्सेसफुल हो जाता है, रिलायबल हो जाता है, हाई क्वालिटी होने लगता है, क्या पता आपका कल का यूएसबी भी हो जाए जिसमें आपका ऑप्टिकल हो, तो अब स्पीड का टेंशन खत्म हो जाएगा। वही तार लीजिए, बस उसमें रहेगा दो प्लस एंड माइनस, जो आपका पावर डिलीवरी रहेगा और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए रहेगा, और स्पीड का फिर समस्या खत्म कि हाँ भैया ये सिर्फ 20 Gbps तक चलता है, ना जी ना, ये चलता ही जाता है, जितना स्पीड चाहिए उतना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि एचडीएमआई केबल खरीदने में आप कितना दिमाग खराब होता है, जैसे कि इस तरह का टीवी को कनेक्ट करना है जो कि 4K 120 FPS चल रहा है, अच्छा केबल होना चाहिए, नहीं खराब रहेगा वो हैंडशेक फेल कर जाता है, वो लो रेजोल्यूशन पर डंप डाउन कर देता है। और बहुत लोगों के साथ दिखा, जो लाइनस टेक टिप्स रिसेंटली दिखा रहे थे कि केबल अगर अच्छा से नहीं बना हो तो होता है। और उस हाई फ्रीक्वेंसी पे उतना हाई डेटा थ्रूपुट पे, जितना कहा जाता है डिस्प्ले पोर्ट है अराउंड 48 गीगाबिट पर सेकंड पे चल रहा है, तो उतना हाई थ्रूपुट पे आप फाइबर पे आ जाओ ना सर, नौटंकी क्यों कर रहे हो, शांति से फाइबर पे आ जाओ। तो वहाँ पे ये सब टेक्नोलॉजी कर सकता है, तुरंत नहीं होना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगले साल आप देखने वाले हो, चांसेस है कि आप हाइपर स्केलर में काम कर रहे हो तो आप 3 से 5 साल के अंदर देखोगे, लेकिन ये नींव जो रखी जा रही है बहुत बम नींव है, आने वाले 10 साल में इसका हमें ऐसा दिखेगा। तो वही समझिए कि इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक है। और तभी सोचिए ना कि मेरे घर में 300 Mbps का नेट आ गया और मुझे दिमाग नहीं खराब करना पड़ा, मुझे कोई फाइबर बिछवाना नहीं पड़ा, कम जियो यार ले लो यार, अब मैं गरीब आदमी हूँ इसीलिए उतना ही ले पा रहा हूँ, नहीं तो गीगाबिट तक ले सकता हूँ। तो समझने वाली बात है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा देगी। और इसको कोई समझ लिया कि भैया एसिक अभी फिर लिमिटिंग बन जाएगा कि एसिक कितना हॉट कर सकते हैं, तो एसिक के लिए वाटर कूलिंग अभी ये सब बना दे रहे हैं, लेकिन लोड ही नहीं लेना है, हमें लोड ही नहीं लेना, बढ़ाते जाओ उसको। तो अब बात हो रही है कि 1U में 1 टेराबिट से ऊपर जाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए मतलब ये बहुत छोटी टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत बड़ा असर होने वाला है इसका। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सिलिकॉन फोटोनिक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अगर वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।